नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं, वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाएंगे दिन भर की हर बड़ी खबर। आपके सामने हर बड़ी खबर को रखेंगे विस्तार के साथ। शुरुआत करेंगे 4 ऐसी खबरों के साथ जो कि आज की बड़ी खबरें हैं, जो सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं। नजर डालिए। आज पहली खबर, संसद भवन परिसर में दान गबन के मुद्दा उठाने के लिए पप्पू यादव के स्वांग पर बवाल हुआ है। दूसरी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार आए प्रेस के सामने का प्रदर्शन उपद्रवियों ने हाईजैक किया। तीसरी खबर, महाराष्ट्र के भिवंडी में गिरी इमारत को लेकर नया खुलासा हुआ, 9 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और चौथी खबर, स्पेन के कब्जे वाले इलाके में समंदर पार करके कहां से घुस आए हजारों घुसपैठिए। तमाम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत आज की 4 तस्वीरों के जरिए करने जा रहे हैं जो कि सुर्खियों में। आइए देखते हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नेपाल में 2 समुदाय में सांप्रदायिक हिंसा की तस्वीरें हैं। अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 4 जिलों में कर्फ्यू लग चुका है। विस्तार से आगे इस खबर को आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर है, दूसरी तस्वीर स्पेन से। स्पेन के कई इलाकों में बेकाबू हुई जंगलों की आग। पुर्तगाल सीमा की तरफ ये आग फैल चुकी है। 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान। हजारों लोगों को इलाके से निकाला गया है। तस्वीर देखिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरी तस्वीर। अब तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव, क्योंकि जलगांव समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का कहर है। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। प्रशासन ने इस बीच अलर्ट भी जारी किया है। वहीं आगे बढ़ते हुए अब चौथी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। महाराष्ट्र ही है। हिंगोली में बाढ़ के पानी में डूब गई गाड़ियां। समय रहते गाड़ी से बाहर निकला किसी भी तरह से ड्राइवर। तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी का अधिकतर जो हिस्सा है वो पानी में समाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब 4 के अलार्म की पहली खबर आपके सामने रखते हैं। संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के आज के स्वांग पर लोकसभा सचिवालय ने नाराजगी प्रकट की है। लोकसभा सचिवालय के निर्देशानुसार मकर द्वार पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। राम मंदिर दान गबन का मुद्दा उठाने के लिए संसद के बाहर आज पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने स्वांग करने लगे वो, और पप्पू यादव साधु के वेश में बैठे और उनके सामने दान पात्र में विपक्ष के नेता पैसा डालते रहे। बाद में वो दान पात्र लेकर भाग गए। पप्पू यादव और विपक्ष का कहना है कि दान का गबन सनातन का असली अपमान है। हालांकि जो पप्पू यादव ने किया है उसको लेकर उनका विरोध भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी 2 धड़े आ गए हैं और पप्पू यादव के इस कृत्य को लेकर साधु संतों में भी गहरी नाराजगी है, आक्रोशित हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ देखिए राहुल गांधी, वो पैसे डाल रहे हैं पेटी में। दूसरी जो तस्वीर है बीच वाली, अवधेश प्रसाद उसमें नजर आ रहे हैं, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है। और तीसरी तस्वीर डिंपल यादव इसमें नजर आ रहे हैं। संसद के बाहर साधु वेश में पप्पू यादव, सिर पर पगड़ी और गेरुए वस्त्र पहने पप्पू यादव सदन के बाहर पालथी मारकर बैठ गए। पप्पू यादव के सामने रखे थे कुछ दान पात्र जिन पर विपक्षी नेता पैसे डाल रहे थे। अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद पैसे डालने पहुंचे तो पप्पू यादव उनके पैरों पर लौट गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पैसे डाले। कुछ देर बाद जब कुछ पैसे जमा हो गए तो दान पात्रों की छीना झपटी शुरू हो गई। कुछ सांसद दान पात्र लूटने लगे तो पप्पू यादव बाकी दान पात्र लेकर भाग खड़े हुए। इस बहाने विपक्ष की पूरी कोशिश रही राम मंदिर दान गबन के मुद्दे को उठाने की। वो लगा कि पुरुषोत्तम प्रभु सब चोरी कर धन का गबन करके एक अलग रूप में आ जाए। क्यों साधु महात्मा देश में भाग रहे हैं, उपाय क्या है? पकड़ रहे हैं हम लोग। भगवान के साथ गद्दारी पकड़ लिए हैं, भगवान के साथ चोरी, क्या रास्ता? यहाँ पर कई सांसद पैसा दे रहे हैं, तो पॉकेट में रख रहे हैं, सब रख लिए। तो पप्पू यादव के स्वांग को लेकर सियासी बयानबाजी काफी तेज है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पप्पू यादव ने साधु संतों और सनातन का अपमान किया है। उधर समाजवादी पार्टी ने दान गबन चोरी में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मुद्दा उठाने के लिए यह तरीका बिल्कुल सही है, यह बताया है समाजवादी पार्टी।
ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है। और इस तरह का ड्रामा करना ये संतों का, साधुओं का अपमान है। पप्पू यादव जी ट्रस्ट के एक मेंबर के तौर पे वहाँ पे बन करके आए थे और जिस तरीके से ट्रस्ट के लोगों ने वहाँ पे चढ़ावे की असलियत में चोरी की है और अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो मुख्य लोग हैं उसको देखते हुए आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। भगवा का ही अपमान किया है पप्पू जैसा व्यक्ति, तो इसलिए सदन में उनको कालनेमी कह के पुकारा जा रहा था। संपूर्ण मानव और जीव के कल्याण के भाव में और उसके आस्था के साथ, सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ जिन व्यभिचारी दुराचारी बाबा ने किया है, हम अपने सरकार से आग्रह करेंगे कि आप अविलंब इसकी जांच करिए। अखिलेश यादव समझते हैं कि हम सनातन को अपमान करेंगे। चोरी किया कर्मचारियों ने जेल में है और आप सनातन को गाली देंगे, भगवा को गाली देंगे। देखिए, चढ़ावा चोरी पर संसद परिसर में पप्पू यादव के स्वांग को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उधर उस मुद्दे पर लोकसभा सचिवालय ने सख्ती जताई है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक संसद भवन परिसर में इस तरह के आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। लोकसभा सचिवालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक मकर द्वार पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, इसे सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने भी पप्पू यादव के आचरण पर ऐतराज जाहिर किया है और इसको लेकर हो गया है हंगामा। चौतरफा जो है रिएक्शंस आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आक्रामक है पप्पू यादव समेत विपक्ष के सांसदों पर, विपक्षी पार्टियों पर, क्योंकि इस स्वांग को लेकर और साधु संतों में भी भारी नाराजगी है, वो आक्रोशित हैं और एक्शन की मांग की जा रही है, माफी की मांग की जा रही है। इस बीच संसद में हंगामे का मुद्दा अब विशेषाधिकार हनन नोटिस के रूप में भी सामने आ चुका है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर संसद में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस अब दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने जितेंद्र सिंह के लोकसभा में दिए उस बयान के खिलाफ नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई गोली नहीं चली। वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पैलेट गन पीड़ितों को पेश किया था। उन्होंने इस बारे में कई मीडिया रिपोर्टों का भी हवाला दिया। इससे पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, असंसदीय और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि कांग्रेस भारतीय सेना और पुलिस पर आरोप लगाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ती। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी के मॉक वीडियो मामले में एक्शन, मीठा इंडिया हेड के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ा है, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने एनएसई को आरटीआई के दायरे में लाने वाले 2007 के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले पर रोक लगाई। तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद कोलकाता लौटी, एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, बोली वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में मास्क लगाकर आए लोग दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। मास्क लगाए और मुंह ढके लोगों द्वारा पुलिस पर हमलों के कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। पुलिस अब इन लोगों के डिजिटल सबूत खंगालने का काम कर रही है। करीब 400 सीसीटीवी तस्वीरों को खंगाला जा रहा है। इस वक्त 20 जुलाई की हिंसा में 125 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जुलाई को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर उतारू कई लोगों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। कोई स्पाइडरमैन का मास्क लगाकर आया तो कोई कपड़ों से अपने चेहरे ढके हुए था। पुलिस पर हमला करने वालों में कई ऐसे लोग शामिल रहे। दिल्ली पुलिस की नजर अब मास्क पहने ऐसे उपद्रवियों पर है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो साजिश के तहत हमला करने के लिए चेहरे छुपाकर आए। ऐसे कुछ लोग हाईटेक फेस मास्क के अलावा सेफ्टी गॉगल्स भी पहनकर पहुंचे थे। इसके अलावा एक गीले जूट के बैग के इस्तेमाल की भी पुलिस जांच कर रही है। करीब 400 सीसीटीवी कैमरों के जरिए इन उपद्रवियों से जुड़े डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में घुसकर उसमें हिंसा फैलाने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए अब तक 2873 उपद्रवियों की पहचान की है। देखिए, 20 जुलाई को दिल्ली की हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के परिजन सामने आए हैं। उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। कहा है कि पुलिसकर्मियों को बेवजह कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उनके मुताबिक प्रदर्शन में हिंसा का एक ही पहलू बताया गया, दूसरा नहीं। उनका दावा है कि प्रदर्शन में कई उपद्रवी तत्व शामिल थे जिन्होंने पुलिस को जानबूझकर निशाना बनाया। के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। ये उन पुलिस कर्मियों के परिजन हैं जो 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा के शिकार हुए। हिंसा में 125 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इन पुलिसकर्मियों के परिवार अब अपना दर्द बताने सामने आए हैं। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। पुलिस कर्मियों के परिवारों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उनका जवाब ये था। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? बीजेपी का तो पुलिस वाले तो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस बीच सीसीटीवी तस्वीरों से यह सामने आया है कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद के 100 मीटर तक आ गए थे। रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट तक हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। पुलिस को काफी मशक्कत करने पड़े उनको रोकने के लिए। ये देखिए क्या खुलासा हुआ है। 20 जुलाई का बड़ा खुलासा। सीसीटीवी फुटेज एनडीटीवी के पास। संसद से 100 मीटर दूर तक भीड़। रेल भवन के सेल्फी पॉइंट तक पहुंचे। 5 सीसीटीवी फुटेज में दावा। 20 जुलाई को प्रदर्शन को लेकर अब बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। एनडीटीवी को मिले सीसीटीवी फुटेज में दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद करीब तक पहुंच गए थे। रेल भवन के पास मौजूद सेल्फी पॉइंट तक हजारों लोगों की मौजूदगी साफ नजर आ रही। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या प्रदर्शन तय सीमा से आगे बढ़ गया था और क्या संसद क्षेत्र की सुरक्षा को अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ा? इसके अलावा सवाल ये भी है कि आखिर संसद क्षेत्र पर भीड़ कैसे पहुंची? सुरक्षा घेरा कितना प्रभावी था? क्या बैरिकेडिंग पर दबाव पड़ा? एजेंसियों की रिपोर्ट क्या कहती है? 20 जुलाई के प्रदर्शन का ये सीसीटीवी एंगल अब पूरे घटनाक्रम को नए नजरिए से देखने की वजह बन रहा है। क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आप सभी तक पहुंचाने का वक्त है। आइए देखते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कार्रवाई हुई है। भरत पर पहली गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में कोल्ड ड्रिंक का बकाया पैसे के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जबकि बिहार के औरंगाबाद में सन्नी कुमार हत्याकांड में खुलासा। पत्नी पर पति की हत्या का आरोप है। आरोपी पत्नी गिरफ्तार की गई। दिल्ली के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में दुकानदार की बेरहमी के साथ पिटाई। बदमाशों ने दुकान में घुसकर पीटा है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र की खबर है जहां महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। इमारत को असुरक्षित घोषित किया गया था और मरम्मत के दौरान 4 मंजिला इमारत ये गिर गई थी। हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हुई थी। मौके पर अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यह तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए। भिवंडी महाराष्ट्र, इमारत को असुरक्षित घोषित किया गया था, यह खुलासा हुआ है। इसका मरम्मत चल रहा था और मरम्मत के दौरान ही 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर पड़ी। 9 लोग इसमें मरे। मलबे के नीचे दबी जिंदगियों को बचाने की ये तस्वीरें ठाणे जिले के भिवंडी की हैं। भिवंडी के बालाजी नगर इलाके में स्थित 4 मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया।
जिसमें कई लोग मलबे के नीचे दब गए। रात भर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी रही। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले इमारत एक तरफ झुकने लगी थी, जिसके बाद कुछ मजदूर बाहर निकल गए, लेकिन कई लोग अंदर ही फंसे रहे। दावा है कि इमारत को खाली कराने के लिए कई नोटिस भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद वहां मरम्मत का काम चल रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात इमारत से तेज आवाजें आने लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग संभल पाते उससे पहले ही बिल्डिंग का बी विंग भरभरा कर गिर गया और कई लोग मलबे में दब गए। इस हादसे ने न केवल कई परिवारों की खुशियां छीन ली, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और सुरक्षा इंतजामों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। वहां मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। आसपास की दूसरी इमारतों को भी खतरा बना हुआ है और ज्यादा जानकारी पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज। फिलहाल भिवंडी में खड़ा हूँ, जहाँ पे कल रात देर रात को 11:30 बजे एक बिल्डिंग चार माले की जो बिल्डिंग है वो नीचे आ गई। जो आप स्क्रीन पे फिलहाल देख रहे हो ये उसी बिल्डिंग के मलबे के नज़ारे हैं जो कि कल रात को 11:30 बजे नीचे आ गई। और अब तक जो जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 बॉडीज़ यहाँ से डिस्कवर की गई है। जैसे आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो कर्मचारी है वो कल मध्य रात्रि से यहाँ पे ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और जो हमें ताज़ा जानकारी उन्होंने फिलहाल दी है उसके मुताबिक और 3 बॉडीज़ अंदर मौजूद है, जिसके हिसाब से जो ऑफिशियल डेथ टोल है वो आगे जाके बढ़ के 10 होने की पूरी आशंका है। हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई भी पुष्टि अब तक नहीं की गई है, बट जो बॉडीज़ यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते गई वैसे ही जब हमने बॉडीज़ देखे तो उनकी 7 बॉडीज़ मौजूद थी। अगर मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखाना चाहूँ तो ये सारी बिल्डिंग्स जो है ये सारी वेकेट कर दी गई थी। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने भी किसी तरीके का सर्विलेंस यहाँ पे क्यों नहीं रखा, ऐसे काफी सारे महत्वपूर्ण सवाल आगे जाके खड़े होंगे। मेरे सहयोगी प्रवीण रोहित के साथ मैं अनुज रायती, एनडीटीवी इंडिया के लिए मुंबई से। और अब राजनीति से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आपके सामने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भेष बदलकर कुछ लोग संसद में आते हैं, संसद में आकर ड्रामा कर रहे हैं। वहीं चढ़ावा चोरी पर संसद परिसर में पप्पू यादव के प्रोटेस्ट पर संतों ने जताई नाराजगी। संतों ने प्रोटेस्ट को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। संसद से बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का नया वीडियो संदेश का पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। 215 कुलपतियों शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी, कहा मतभेद सही लेकिन मजाक उड़ाना विकल्प नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत की वजह बने कोडिन कफ सिरप केस में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज इससे अलग हो गए हैं। जज को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जज कृष्ण पहल खुद सुनवाई से हटे हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी और चिंता भी प्रकट की है। ये ठीक नहीं निजी पहुंच बनाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल ने पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख जताते हुए इसे न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन बताया। न्यायमूर्ति के मुताबिक जज तक पहुंचने की कोशिश की गई, जिस पर उन्होंने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था जनता के उस भरोसे पर टिकी है जिसमें लोग मानते हैं कि अदालतें बिना किसी दबाव, पक्षपात या प्रभाव के निष्पक्ष फैसले देती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या पक्ष किसी जज तक पहुंच बनाने या न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो ये सिर्फ एक अदालत नहीं बल्कि कानून के शासन पर सीधा हमला है। कोर्ट ने साफ कहा कि न्याय केवल निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए बल्कि लोगों को निष्पक्ष होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इस वजह से जस्टिस कृष्ण पहल ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और इसे अन्य संबंधित जमानत याचिकाओं के साथ चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। अब चीफ जस्टिस नई बेंच का गठन करेंगे और इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को नई पीठ के सामने होगी। तो दरअसल पूरा मामला कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े हुए हैं। इसके तार सिंडिकेट के फरार चल रहे मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की जमानत याचिका से यह जुड़ा हुआ है। शुभम जायसवाल की एफआईआर रद्द करने की मांग पिछले साल ठुकरा दी गई थी, तभी से मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल फरार चल रहा है। इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। मामला उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में फेंसिडिल जैसे कोडीन युक्त कफ सिरप की शेल कंपनियों के जरिए अवैध डायवर्जन और तस्करी से जुड़ा हुआ है।
यूपी एसटीएफ और ईडी इस पूरे सिंडिकेट फर्जी डॉक्यूमेंट्स और वित्तीय लेन देन की जांच कर रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और प्रिंसिपल बेंच से लगभग सारे आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। चलिए, हर बड़ी खबर पर नजर है, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे, देखते रहे, 4 का अलार्म जारी है। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें चल रही हैं। छोटा सा ब्रेक लें। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। आईबी अधिकारी मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। अंकित शर्मा मर्डर केस में ये उम्र कैद की सजा ताहिर हुसैन को। कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला, ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर इस वक्त। मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुकेश, पूरी खबर दर्शकों के बीच रखें। देखिए, बिल्कुल 2020 के जो उत्तर पूर्व में दंगे हुए थे, उस मामले में जो आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, उसमें कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। जो 5 लोग जो दोषी करार दिए गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन हैं, उनके समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है। अंकित शर्मा कोई की हत्या बुरी तरह से की गई थी। उनकी बॉडी यानी उनका शव जानवरों की तरह फेंक दिया गया था। ये भी कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है। जिस तरह से पूरी घटना हुई है, उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये भी एक अहम टिप्पणी कोर्ट ने की है। कोर्ट ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था, बहुत ही क्रूर तरीका अपनाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषियों ने घसीटकर चांदबाग ले गए और वहां नाले में फेंक दिया। तो कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणियां करते हुए ताहिर हुसैन समेत जो सभी 5 दोषी हैं, इन सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये मामला 2020 का है और 6 साल के लंबे ट्रायल के बाद आखिरकार जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिला है। अंकित शर्मा 25 फरवरी को अपने घर से गायब हुए थे। चांदबाग की पुलिया के पास वो रहते थे और जब वहां पर दंगे हो रहे थे, उसी दौरान वो घर से कुछ सामान लेने गए थे। उसके बाद 26 फरवरी 2020 को उनका शव चांदबाग पुलिया के पास नाले से बरामद हुआ था। और जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो पाया गया कि ताहिर हुसैन और उसके समर्थकों ने, जो उसके साथ दंगाई थे, उन्होंने मिलकर अंकित शर्मा को किडनैप किया। उसके बाद ताहिर हुसैन के घर के सामने उसको बुरी तरह मारा गया और मारने के बाद जो चांदबाग पुलिया का नाला था, वहां पर उसको फेंक दिया गया। और अगले दिन दिल्ली पुलिस ने उसका शव बरामद किया था। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि उसके शरीर पर 51 गहरी चोटें हैं, जो कि धारदार हथियार से हमला किया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और 2023 में इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। चार्जशीट में काफी अहम सबूतों को रखा गया था, जिसमें एक वीडियो था, जो ये वीडियो एक आई विटनेस से बनाया था, जिसमें कुछ दंगाई अंकित शर्मा के शव को नाले में फेंकते हुए दिखाई दे रहे थे। वो सभी लोग पकड़े गए। और बड़े फैसले के बाद ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो ताहिर हुसैन को शुरू से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह पर अब ताला जड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। देखिए, बिल्कुल तमाम राजनीतिक पार्टियां और कई लोग, कई इस तरह के संगठन हैं और कई, यहाँ तक कि अंकित शर्मा का परिवार भी ये कह रहा था कि वो निर्दोष है। माफ करिए, ताहिर हुसैन का, और ताहिर हुसैन भी कई बार कोर्ट में बोल चुका था कि वो निर्दोष है। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि ताहिर हुसैन, दंगे के वक्त ताहिर हुसैन के घर के ऊपर बड़ी संख्या में जो पेट्रोल बम है वो रखे हुए थे, पत्थर रखे हुए थे, गुलेल वहां पर रखी हुई थी, लोगों का जमावड़ा था, उसकी मोबाइल की लोकेशन भी वहीं पर थी। और पुलिस ने तमाम जगहों के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले। इसके साथ ही एक अहम सबूत ये था कि जो लोग अंकित शर्मा के शव को नाले में फेंक रहे थे, वो भी एक वीडियो में दिखाई दिए। और उन सभी को 91 गवाहों ने कोर्ट में पहचाना और उसके आधार पर इनको सजा हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा था, उसके जज खुद उस नाले के पास गए थे, उस नाले में गए थे जहां पर अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ था।
और पुलिस ने जो साइड प्लान तैयार किया था वो पूरा साइड प्लान देखा था। मौके से अंकित शर्मा के जो ब्लड के खून के धब्बे हैं वो भी नाली की दीवारों से बरामद हुए थे, जिसका डीएनए परीक्षण हुआ था। तो पुलिस ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस केस को कोर्ट में प्रूव किया है। और अब जो ताहिर हुसैन और उसके साथ में जो 4 लोग और हैं उनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके बाद से सियासी बयानबाजी का भी दौर भी बढ़ जाएगा यहां से मुकेश, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से ही कनेक्शन था ताहिर का। जब ये केस सामने आया उसके बाद से फिर पल्ला झाड़ा गया था और निकाला गया था पार्टी से बाहर। देखिए, बिल्कुल जो ताहिर हुसैन है वो आम आदमी पार्टी का उस समय एक्टिव मेंबर भी था और उस समय आम आदमी पार्टी का काउंसलर था। और अपनी छत के ऊपर खड़े होकर, आरोप ये था कि वो अपनी छत के ऊपर खड़े होकर लगातार जो दंगाई हैं उनको दिशा निर्देश दे रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह से बड़ी संख्या में दंगाई उसकी छत पर खड़े हुए थे और वो वहीं से पथराव भी कर रहे थे। और लगातार इस तरह की जानकारियां मिल रही थी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में जो दंगे हो रहे हैं उनको ताहिर हुसैन कंट्रोल कर रहा है। हालांकि उसका लगातार बचाव किया जा रहा था, खासतौर से। यहीं से अपनी बात कंप्लीट करिएगा मुकेश, जल्दी से उन 5 लोगों के नाम हम दर्शकों के सामने रख दें जो दोषी करार दिए गए। देखिए, इस मामले में करकलडुमा कोर्ट जो है वो 13 जुलाई को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, जहां इस निर्मम हत्या को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। दिल्ली की करकलडुमा कोर्ट आईबी अधिकारी अंकित शर्मा केस में यह अहम फैसला, जो हत्या हुई, मौत के बाद किस तरह से ये सब कुछ सामने आई और जिस तरह से मुकेश बता रहे हैं दिल्ली दंगा जो मामला हुआ, कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला, सबकी निगाहें परिवार समेत जो लोग भी इंसाफ की मांग कर रहे थे सबकी निगाहें थीं। मुकेश, अब इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है? परिवार की क्या कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, अभी तक परिवार की तरफ से किसी का स्टेटमेंट नहीं आया है। अंकित शर्मा का जो परिवार है वो अभी बहुत डरा हुआ है और वो लोग कभी भी उसके बाद मीडिया के सामने नहीं आए। यहाँ तक कि हमने कुछ दिन पहले भी संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे फोन से तो बात की लेकिन कभी वो कैमरे पर नहीं आए, क्योंकि उनको उस बात का डर आज भी है कि उनके परिवार का एक मेंबर जा चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि एक पार्टिकुलर समुदाय के लोग उनके परिवार पर हमला कर दें और उनके लिए और मुश्किल खड़ी हो जाए। तो अभी भी वो काफी सदमे में है, काफी डरे हुए हैं, इसलिए हत्या के बाद से वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। तो अभी इस पूरे इस फैसले के सामने आने के बाद अभी उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जो अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा हैं वो शायद कुछ देर में फोन पर बात करें, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 6 साल तक लंबा ये ट्रायल चला और 6 साल में जो दिल्ली पुलिस है उसने कोर्ट में तमाम एविडेंस जो हो सकते हैं, जिसमें मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स है, उसकी लोकेशन है, आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज है, जो तमाम लोगों से मोबाइल के फुटेज मिले थे वो फुटेज है, जो ताहिर हुसैन के घर से बरामद जो सामान था जिसमें ईंट थी, पेट्रोल बम थे, गुलेल थी, इस तरह की चीजें जो वहां से मिली थी। इसके साथ वेपन ऑफ ऑफेंस, यानी कि जिस हथियार से हत्या हुई थी वो हथियार दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे। और पूरा जो नाला जहां पर अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ था उस नाले का साइड प्लान तैयार किया था और वो साइड प्लान जो है उसको देखने के लिए जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो खुद नाले पर गए थे और उन्होंने दिल्ली पुलिस के पूरे साइड प्लान की तस्दीक की थी। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो भीड़ ताहिर हुसैन लेकर घूम रहा था उस भीड़ का मकसद एक ही था, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला करना, और उनका कॉमन इंटेंशन था। इसीलिए इस पूरे मामले में जो 5 लोग जिनके खिलाफ सबूत मिले थे उनको पहले दोषी करार दिया गया और अब कोर्ट ने उन सभी 5 लोगों को उम्र कैद की दर्शकों को ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, वो जल्दी से पहुंचा दें। आपको हम लाइव लेकर आ रहे हैं दोबारा। देखिए, 2020 दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी और इस मामले में करकलडुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। इस मामले में करकलडुमा कोर्ट ने 13 जुलाई को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था और सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत अन्य दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी। और ये अब बड़ी खबर आ गई, कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया, जहां 5
ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्र कैद की सजा। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मुकेश, और आगे की जानकारी दीजिए, क्या इस पर और एक्शन, और जो जितना साल लगा, क्योंकि ये 2020 का पूरा मामला है, दिल्ली दंगा, उसमें दिल्ली जली थी, बहुत नुकसान हुआ था, जो जख्म मिला था उसको भरने में बहुत साल लग जाते हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो फैसला आने में लगभग 5 साल से ज्यादा का वक्त लगा। देखिए, ये पूरा जो केस है ये मैंने खुद कवर किया था 2020 में, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हो रहे थे। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में मैं घूमा था और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट वहां से तैयार की थी, किस तरह से अंकित शर्मा हत्याकांड हुआ था, कहां से उसका शव बरामद हुआ था और किस तरह से हत्या के एलिगेशन ताहिर हुसैन पर लगे थे। वो सारी चीजें उस वक्त मैंने कवर की थी और तभी ये साफ हो गया था कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस को लगातार जो एविडेंस मिल रहे थे, वो एविडेंस साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि हत्याकांड के पीछे ताहिर हुसैन का हाथ है। हालांकि आम आदमी पार्टी और खुद ताहिर हुसैन का परिवार, उसके चाहने वाले लगातार ये कह रहे थे कि वो निर्दोष है और वो खुद लोगों को बचा रहा था। उसने ये कहा था कि वो लगातार पीसीआर कॉल कर रहा था, लेकिन पुलिस उसकी मदद के लिए नहीं आई। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो ये पाया कि वो खुद अंकित शर्मा हत्याकांड में इन्वॉल्व है। और इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि 91 गवाह, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 91 गवाहों की लिस्ट कोर्ट में सौंपी थी और इन लोगों की जो गवाही थी वो काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि ये वो गवाह थे, इनमें से कुछ लोगों ने ताहिर हुसैन के साथ साथ जो अन्य लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे उनको खुद अंकित शर्मा का शव नाले में फेंकते हुए देखा था। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो है वहां पर कपड़ों से उन कैमरों को ढक दिया गया है, तो तस्वीरें साफ तौर पर नहीं आई थी, लेकिन मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, जो मैसेजेस थे वो देखे गए। इसके साथ में जहां पर नाले पर शव फेंका गया था वहां का पूरा साइट प्लान तैयार हुआ, गवाहों के बयान दर्ज हुए, अंकित शर्मा के परिवार के लोगों के बयान दर्ज हुए। उन्होंने बताया कि किस तरह से अंकित शर्मा 25 फरवरी को मिसिंग हुए थे, वो घर से कुछ सामान लेने गए थे और उसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद 26 फरवरी 2020 को चांदबाग पुलिया के पास एक नाला है, वहां से अंकित शर्मा का शव बरामद किया गया और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पूरी दिल्ली, पूरा देश हैरान रह गया। बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही बुरी तरह उनको मारा गया था। उनके शरीर पर चोट के 51 निशान थे, यानी कि धारदार हमला किया गया, धारदार हथियार से हमला किया गया था और पूरे बॉडी पर, पूरे शव पर 51 चोट के निशान पाए गए थे। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। दिल्ली पुलिस ने वो हथियार बरामद किए जिन हथियारों से अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। तो बहुत ही टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साथ में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकते हैं वो सारी जानकारी, वो सारे सबूत दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रखे। 51 गवाहों के बयान इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण रहे। ये मुकेश रोकना चाहेंगे, तस्वीर आ गई है, ताहिर हुसैन नजर आ रहा है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये देखिए, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये जो सभी 5 आरोपी हैं, ताहिर हुसैन समेत, उम्र कैद की सजा कड़कड़डुमा कोर्ट ने सुना दी है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, फिर से देखिए। भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच ताहिर हुसैन को लेकर जाया जा रहा है, सिक्योरिटी के बीच। अंकित शर्मा हत्याकांड में यह फैसला आया है कड़कड़डुमा कोर्ट की तरफ से। दिल्ली दंगा ये पूरा मामला, जहां ताहिर समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। देखिए, लिखा हुआ कोर्ट नंबर 56 और यहां पर सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं उनकी मौजूदगी और ताहिर को अपने साथ लेकर जाते हुए ये तस्वीरें लगातार आ रही है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता। मुकेश, सर एक लाइन, सर प्लीज, सर प्लीज, सर एक लाइन, सर एक लाइन आप बोलिए सर। सर एक लाइन, सीपी सर प्लीज, सर एक लाइन आप बोलिए। ये देखिए तस्वीरें, ये ताहिर हुसैन हाफ शर्ट में, पुलिसकर्मी उसको साथ लेकर जाते हुए। पत्रकार सवाल जरूर पूछ रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन चूंकि कोर्ट का फैसला आ चुका है, बहुत बड़ा फैसला है। ताहिर समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दिल्ली दंगा मामले में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्या मामले में जो बेरहमी के साथ उनकी हत्या की गई थी। मुकेश, लेकिन इसके बाद और भी विकल्प होंगे। ताहिर समेत जो 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनको बचने के लिए और रास्ते होंगे, वो तलाशेंगे।
देखिए बिल्कुल किसी भी शख्स के पास जो लीगल केस इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लो? सर ये वैसे फिक्स था। कुछ कहना चाहेंगे? सुनने की कोशिश करेंगे ताहिर क्या बोल रहा है, हम नजदीक से एक बार सुनते हैं। इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ हाईकोर्ट से मिलेगा, ये ताहिर हुसैन कहता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि रास्ते जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि ऑप्शन तलाशने की कोशिश होगी कि कैसे बचाया जाए खुद को, कैसे बच सकते हैं, वो ये कह रहा है ताहिर हुसैन। साफ तौर पर अब सुनाई पड़ रहा है कि हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। ये ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे मामले में ये इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जहां आईबी अधिकारी, आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड से ये जुड़ा इस वक्त का ये बड़ा मामला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ताहिर समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंसाफ हाईकोर्ट से मिलेगा, ये इसके साथ ताहिर हुसैन कह रहा है। मतलब अभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं, कोर्ट केस बड़े फैसले के बाद भी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। वहां पर जो पत्रकार उपस्थित थे उन्होंने सवाल पूछा क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के बाद, तो ताहिर कहता हुआ सुना गया कि हाईकोर्ट जाएंगे, मतलब हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा, ये कह रहा है ताहिर हुसैन। इंसाफ हाईकोर्ट से मिलेगा, ये ताहिर हुसैन कह रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं आप, बाहरी सुरक्षा बल की तैनाती है। ताहिर हुसैन चूंकि ये पूरा मामला जो है दिल्ली दंगा से जुड़े हुए, और मुकेश सिंह सेंगर इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश, जिस सवाल को अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे पूछ रहे थे वही सवाल अब देखिए, ताहिर कह रहा है कि हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। वकील क्या कह रहे हैं सुनते हैं। देखिए बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था, वकील क्या कह रहे हैं सुन लेते। चलिए, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी रिफॉर्म की नहीं है। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है। ताहिर हुसैन ये भी कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, इसके खिलाफ जाएंगे। देखो सबका राइट है, जो भी कन्विक्ट है उसका राइट है अपील फाइल करने का। मैं ताहिर हुसैन साहब के बिहाफ पे तो नहीं कह सकता, मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इस मामले में हमारे साथ आरोप, मैं जो मेरे एक्यूज हैं उनके लिए डेफिनेटली हम अपील फाइल करेंगे, विद इन ए वीक फाइल करेंगे। We are being joined by the अब्दुल जी, आज का जो फैसला रहा है इसके बाद आप हाईकोर्ट में अपील करेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली विद इन ए वीक हम अपील फाइल करेंगे हाईकोर्ट में, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा। जो चीजें के लिए हम कोर्ट को सेटिस्फाई यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में नहीं कर पाए उन चीज को हम हाईकोर्ट में एग्जीक्यूट करेंगे, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फेवर का ऑर्डर आए। इस मामले में जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी। चलिए, वकील को भी आप सुन रहे थे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मनोज तिवारी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ हाईकोर्ट से मिलेगा, ताहिर हुसैन उधर कह रहा है, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज यही कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ताहिर हुसैन समेत 5 को। नहीं, ये बहुत सुकून देने वाला समाचार है, और हमें हमारी आंखों के सामने इस समय अंकित शर्मा का परिवार, अंकित शर्मा का वो चेहरा, वो मर्डर, सब कुछ सामने दिख रहा है। तो इस समय जितने लोग एनडीटीवी देख रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत सुकून मिला होगा, क्योंकि एक ऐसा दहशत भरा एक दिन था जो भूला नहीं जा सकता था, और उसके मास्टरमाइंड को उम्र कैद की सजा हुई है। ये हम सभी के लिए न्याय के प्रति बहुत विश्वास जगाता है। हम वापस तो नहीं ला सकते अंकित शर्मा को, लेकिन इससे निश्चित रूप से उत्तर पूर्वी दिल्ली सहित पूरे दिल्ली के और देश के लोगों को इस बात का बहुत सुकून हुआ होगा कि अपराधी को और दहशतगर्दी का फल मिला। जिस निर्दयता के साथ मनोज जी अंकित शर्मा को मारा गया, मृत्यु के बाद भी चाकू से गोदा जाता रहा, वो रिपोर्ट सब कुछ बता रही थी, शव को नाले में फेंक दिया गया, क्या मानते हैं रेस्ट ऑफ रेयर? और साथ ही जो मेरा प्रश्न है ये कि उच्च न्यायालय में ये उम्र कैद को फांसी में बदला जाएगा, ऐसी आशा आप रखते हैं? निश्चित रूप से, जो जिस तरह से जिस
दहशतगर्दी के साथ और जिस निर्दयता के साथ इन लोगों ने उसको मारा, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हम तो उस क्षेत्र के सांसद हैं और उस पल पल का जो समाचार था, जो चल रहा था, आज भी वो अंकित शर्मा का हाथ वो नाले से निकलता हुआ आज भी लोगों की आंखों के सामने नाचता है। और मैं जब भी याद करता हूँ बहुत भावुक होते हैं हम लोग, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा है कि उम्र कैद की सजा हुई है और इससे भी कड़ी सजा के लिए कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि अंकित शर्मा के परिवार से जब हम लोग मिले थे, उनके माँ से, उनके पिता से, उनके भाई से, तो हम लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते थे। तो आज जैसे मैं सुना हूँ उसको उम्र कैद की सजा हुई है, मन को थोड़ा सुकून मिला है। मनोज जी उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, उनको क्या आप यहाँ से संदेश देंगे जो लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे ताहिर हुसैन समेत सभी आरोपियों को? ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले स्वयं एक बहुत बड़े प्रश्न के घेरे में आते हैं। बहरहाल अगर कोई जुडिशियरी से या कोई उनके वकील हो, उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते। इस देश में न्याय के लिए बात करने के लिए सबको अधिकार है, लेकिन न्याय हुआ है, इस बात पे हमें सुकून। ठीक है, मनोज तिवारी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी, अभी फोन लाइन पर मौजूद थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने जो कोर्ट के सामने रखी गई है, उनका कॉन्डक्ट भी ठीक रहा है जेल में, जो लोग बेल पे थे। तो ये बात को और इस बात को मानते नजर में रखते हुए कि वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है, कोई डायरेक्ट एक्ट की एलिगेशन है ही नहीं और कोई डायरेक्ट एक्ट प्रूव भी नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट ने इसको सजाए मौत का केस नहीं मान के उम्र कैद दी है। कितना पेनाल्टी लगाई है करीब? जी सबका तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं किया, लेकिन ताहिर हुसैन पे फॉर द ऑफेंस ऑफ 302 रेड विद 149 5 लाख का कॉम्पेंसेशन अमाउंट लगाया। चलिए, वकील को भी आप सुन रहे थे। इसी बीच कपिल शर्मा ने भी ट्वीट किया है। कपिल शर्मा लिखते हैं, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा न्याय की शुरुआत है। जिस निर्दयता के साथ अंकित शर्मा जी को मारा गया, मृत्यु के बाद भी चाकू से गोदा जाता रहा, शव को नाले में फेंक दिया गया, ये निश्चित तौर पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। उच्च न्यायालय में ये उम्र कैद को फांसी में बदला जाए, ऐसी आशा है। कपिल मिश्रा की हम बात करें, माफ करिएगा, कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली में मंत्री, उनका ये ट्वीट आया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। क्रूर तरीके से अंकित की हत्या की गई, ये कोर्ट का कहना है। क्रूर तरीके से अंकित की हत्या हुई और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही इसे माना जा रहा है। और अब उम्र कैद की सजा ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से, कड़कड़डुमा कोर्ट की तरफ से।